हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस फिज़िक्स। सो हम कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस। इससे पहले हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और ये है तीसरी वीडियो। ठीक है, तो जो ये तीसरी वीडियो है, इसका आज का जो टॉपिक है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रेंट से स्टार्ट होगा और ये जाएगा अप टू लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें भी आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे। सो हम डेली ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का पूरा स्टफ़ मिलेगा, दैट इज़ फ्रॉम बीएससी टू एमएससी लेवल। जो पहले 2 वीडियोस थी वो बीएससी लेवल की थी और आज की जो वीडियो है वो हमारी है एमएससी लेवल के सिलेबस की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंडीशंस विच रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ ए सिस्टम इज़ कॉल्ड। किसी भी सिस्टम के मोशन को कोई भी चीज़ जब रिस्ट्रिक्ट करती है उसके मोशन को, दैट रिस्ट्रिक्शंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। सो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो विदाउट वायलेटिंग, कोई भी कंस्ट्रेंट को वायलेट करके, ठीक है, बिना किए हुए कोई भी सिस्टम है वो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे से वो मूव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कंस्ट्रेंट्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं कि जिसमें कोई भी सिस्टम है वो मोशन कर सकता है विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं उस सिस्टम पे कोई रोक, जैसे हम लगा देते हैं किसी चीज़ पे कि जैसे सपोज कर लीजिए एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दी कि जैसे ये पार्टिकल है 3 डायमेंशन में अगर स्पेस में मोशन कर रहा है तो इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे होंगे? इट कैन मूव अलॉन्ग एक्स एक्सीज, इट कैन मूव अलॉन्ग वाई एक्सीज और इट कैन मूव अलॉन्ग जेड एक्सीज। तो ये तो हो गई उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जैसे मैंने इस पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये एक्स एक्स की तरफ मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसके पास ऑप्शंस कितनी बची हैं? अब एक्स एक्सिस के अबाउट ये मूव नहीं कर सकता, तो ये वाई के अबाउट कर सकता है या जेड के अबाउट कर सकता है। तो उस पर हमने क्या लगा दी? कंस्ट्रेंट लगा दी दैट इट कैन नॉट मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस। होप कि आपको कंस्ट्रेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिफरेंस पता लग गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ओके, ये अभी हम इसकी जो है वो कर चुके हैं। अ थिंग मूविंग इन स्पेस हैज़ डैश डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो स्पेस में मूव कर रही है तो स्पेस हमें पता है कि वो 3 डायमेंशनल की होती है। तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक पार्टिकल है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का मतलब 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है जब तक इस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगी। सो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन एन पार्टिकल सिस्टम इज़ नोन एज। ठीक है, अब ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का एन पार्टिकल सिस्टम में, दैट वर्क इज़ कॉल्ड वर्चुअल वर्क। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क डन होता है उसको हम वर्क नहीं बोलते, टोटल वर्क नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल वर्क। ठीक है, सो फोर्थ का ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल वर्चुअल वर्क डन ऑन एन पार्टिकल सिस्टम इज़। तो अगर हम इसका टोटल वर्क डन हम फाइंड करते हैं एन पार्टिकल सिस्टम में, तो उसका सम जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। सो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वर्चुअल वर्क इज़ रिप्रेजेंटेड एज। अब यहाँ पे आया है हमारे पास फॉर्मूला कि वर्चुअल वर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो वर्चुअल वर्क इज़ रिप्रेजेंटेड, तो इसका आंसर आएगा ए, दैट इज़ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई ई डॉट डेल्टा आर आई इज़ इक्वल टू। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि जो उसका टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है? वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है जिसमें जो ये फोर्स होता है वो 2 टाइप का फोर्स होता है। एक तो फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक जो होता है जो उस पर हमें कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो इसका जो टोटल सम होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो 6 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7,
डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल कैन बी रिटन एज। अब डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल को हम कैसे लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल होता है, उसका आंसर जो आएगा दैट इज़ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किया हुआ है एफ आई माइनस पी आई, वेयर एफ रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल फोर्स, पी आई क्या होती है, पी हमें पता है मोमेंटम होती है, और जो आई चल रहा है वो समीशन लिया हुआ है ओवर आई। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। आई की वैल्यू देखो, बाकी आप तीनों ऑप्शन अगर आप देख सकते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, बट सिर्फ इसी ऑप्शन में है जो आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो आई 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, मीन्स जो समीशन आता है दैट इज़ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन लैग्रेंजियन इक्वेशन if there are n number of particles so the generalized coordinates are। ठीक है, तो अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, इसका ऑप्शन आएगा बी, दैट इज़ 3n माइनस के, वेयर n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और k जो होता है, k होता है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, k क्या होते हैं कि कितनी उस पर कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन लैग्रेंजियन इक्वेशन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इन्वॉल्व। जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, सो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, दैट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, और वी कैन से डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली। क्वेश्चन नंबर 10, लैग्रेंजियन फंक्शन इक्वेशन इज़ नोन एज। अब इसमें से हमें बताना है कि जो लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, तो इसका ऑप्शन आएगा ये, इट इज़ द फर्स्ट। ठीक है, G0 1 2 3 ओके, हाँ जी, ये देखिए, तो ये होता है हमारे पास d बाई डी टी, टोटल टाइम डेरिवेटिव होता है कर्ल L बाई कर्ल क्यू जे। यहाँ पे जो क्यू जेज होते हैं वो क्या होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, माइनस कर्ल L बाई कर्ल क्यू जे दैट इज़ इक्वल टू 0। सो ये होती है हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे L लैग्रेंजियन किसके इक्वल होता है, दैट इज़ T माइनस वी, वेयर T इज़ रिप्रेजेंटेड एज काइनेटिक एनर्जी और V क्या रिप्रेजेंट करती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो ये J है दैट वेरीज फ्रॉम, J की वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 टू एंड सोन अप टू। ओके, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज़ डैश ऑफ द वेलोसिटीज़। ठीक है, सो ये क्या होती है, ये होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है वेलोसिटीज़ का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ओके, सो इसके ऑप्शन आएगा बी। द स्पेशल केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डैश डज नॉट अपीयर इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगेन जो काइनेटिक एनर्जी भी होती है वो क्या होती है, दैट इज़ टाइम। इसमें काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में है वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट्स टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें वो क्या होती हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं, वो टाइम इन्वॉल्व नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 13 आप छोड़ सकते हो, ये हमारे काम का नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन इज़ द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द एक्स एक्सिस इज। ये तो बिल्कुल ईजी है, मोमेंटम का हमें फॉर्मूला पूछा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मोमेंटम एक मिनट, सो मोमेंटम इसका आंसर आएगा दैट इज़ बी। मोमेंटम हमारे पास होती है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में वेलोसिटी मेंशन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन में एक्स डैश। ठीक है, तो एक्स डैश का मतलब होता है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, और वो किसके इक्वल होता है, वी के। सो यहाँ पे जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ एक्स है, थर्ड ऑप्शन में भी सिर्फ एक्स है, सेकेंड ऑप्शन में एक्स डैश हमें पता है जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, सो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, द जनरलाइज्ड मोमेंटा पी आई नीड नॉट ऑलवेज डैश ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो जनरलाइज्ड मोमेंटा हम लिखते हैं पी जे, दैट इज़ कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे,
ठीक है, वो हमेशा क्या हो, उसकी जो डायमेंशंस है वो किसकी हो, लीनियर मोमेंटम की हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है तो इसकी जो यूनिट्स हैं, जो डायमेंशंस है वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सो ये ज़रूरी नहीं होता कि इसका नाम अगर जनरलाइज्ड मोमेंटा है तो उसकी जो मोमेंटम जो डायमेंशंस है वो हमेशा किसकी हो, मोमेंटम्स की हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो था ये एमएससी लेवल के ये क्वेश्चन थे, बेसिक थे। यहाँ पे हम बेसिक कर रहे हैं, जो जैसे फार्मूला, जैसे ये 7th क्वेश्चन है, 8th है, ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जिस भी टाइप का हमारा लेक्चरर का जो भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें। ठीक है, सो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे से मैं आपके लिए कुछ नए टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।